दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जीविका को रन कराया जाता है और इसमें ग्रामीण इलाके के महिलाओं को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो इसमें बहुत बढ़िया 2747 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरते टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, बिहार जीविका में जो वैकेंसी निकला है, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे जो है ना बिहार जीविका वैकेंसी 2025 लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नंबर पे बिहार जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर बीपीआईयू लेवल पोजीशन ऑन बीआरएलपीएस, क्लोजिंग डेट 18/8/2025, यही वैकेंसी है। प्लस का आइकन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो भी वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। अगर आपने बीसीए किया है तो आपके लिए ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, या अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है, जिसमें अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं फीमेल कैंडिडेट्स तो भर सकती हैं इसका फॉर्म। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो इसी पोस्ट यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं इसका ऑफिशियल लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट यहां तक आ सकते हैं, या आप यहां पे क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे लिखेगा लोडिंग प्लीज वेट, और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम यानी कि आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। इस टाइप से आपको अपना नेम लिखना है। नेम में आप मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर ये सब आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताना है। तो आप यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ईयर के ऊपर क्लिक करके अपना जो है ना साल यहाँ से ला लेंगे, जिस साल में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे डेट क्लिक कर लेंगे। इस टाइप से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो बगल में आपका एज जो है ना वो 25 जुलाई 2025 को कितने साल कितने महीने के हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है, तो आप यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है जिसपे ओटीपी जा सके। उसी मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ से कंफर्म मोबाइल नंबर में फिल करना है। फिर नीचे यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। फिर उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा दिखाया जाएगा। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज दिया गया है। आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में लिख लेंगे और ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा कि आपका ओटीपी जो है ना वैलिडेट हो गया। आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री का डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको आप टिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया होगा उन सब डिटेल्स को नीचे में दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो सबके बगल में एक एक बॉक्स बना होगा, सभी बॉक्स को आप बारी बारी से टिक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बताया जाएगा कि एक बार अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो
आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर दिया गया है, और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिएगा, हालांकि अगर आप कॉपी नहीं भी करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। आप यहाँ से क्लोज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे लोडिंग लिख के आएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको टोटल कितने स्टेप में फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है उन सब डिटेल्स में आपको कोई बदलाव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी कि आप अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पे फिल करना है, और नीचे में यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी ब्लॉक लेवल दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है। और यहाँ पे पोस्ट नेम आपको चूज करने को बोला जाएगा। तो अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया वैकेंसी है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट मेल कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको सिंपली इंटरमीडिएट पास चाहिए। आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं। और इसमें टोटल 1177 पोस्ट वैकेंसी है। अगर आप ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या अगर आप बीसीए किए हैं या बीएससी आईटी किए हैं या पीजीडीसीए किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर हम उसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पे आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि आपको ग्रेजुएशन पास चाहिए और इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए। इसमें भी 15,990 रुपए का सैलरी है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इसमें सैलरी इतना कम है क्यों? क्योंकि सैलरी इसलिए इतना कम है कि इसमें काम ही नहीं है, काम बहुत कम है, इसलिए सैलरी भी कम दिया जा रहा है। यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है 374 पोस्ट पे। इसमें ग्रेजुएशन पास चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से और किसी भी यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ पे एक और वैकेंसी है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, इसमें 235 पोस्ट पे वैकेंसी है, लेकिन इसमें बताया गया है कि आपको पीजी डिग्री चाहिए। पीजी डिग्री में बहुत सारा ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, या अगर आपने एमबीए भी किया है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसमें बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, उस पोस्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको नेशनलिटी बताना है, तो एक ही ऑप्शन है इंडियन, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, यानी कि आपका घर बिहार में है, तो अगर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आपका घर बिहार में नहीं भी पड़ता है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। तो आप देख के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जनरल होगा और एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम बताना होगा। तो जैसा कि अगर आप बिहार का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो ज्यादातर लोगों के पास जो सर्टिफिकेट होता है वो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है। तो आप यहाँ पे उनका नाम बता देंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट बता देंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर बता देंगे। ये आपको रिजर्वेशन का लाभ अगर ले रहे हैं तभी आपको बताना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको ये नहीं बताना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स बताना है, जिसमें बताया गया है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है उसका नाम आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया है वो डेट आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको फिल करना है, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। उसके नीचे यहाँ पे मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे बताइए। विजुअल का मतलब होता है कि जो बिना कपड़ा उतारे दिख जाए, यानी कि आपके चेहरा पे हो, उसी को आप फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपसे पूछा गया है डू यू हैव पैन कार्ड, क्या आपके पास पैन कार्ड है? अगर है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कीजिएगा, और जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका नेम है उसको आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे
जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका नेम है उसको आप फिल कीजिएगा। इशू अथॉरिटी बताइएगा, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है वो आरटीओ के द्वारा इशू होता है, तो आप यहाँ पे उसका नेम बता सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपका लाइसेंस इशू हुआ है, और उसके बाद वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है उसका एक वैलिडिटी होता है कि इतनी दिन के लिए ये वैलिड है, उसके बाद आपको फिर से जो है ना रीवेरीफाई करा के इशू कराना होगा, तो उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एलएमबी है कि एचएमबी है, इस टाइप से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर है तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे और वोटर आईडी कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे, और जो वोटर आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अपना पासपोर्ट नंबर जो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नेम है उसको फिल कीजिएगा। जिस जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस जगह का नाम लिखिएगा, डेट ऑफ इशू बताइएगा और फिर यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी बताइएगा। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स आप देना नहीं चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो सिंपली इन सब को आप बारी बारी से नो कर दीजिएगा, तो आपको ये सब डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसका डिटेल्स भर दीजिए। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स खुल के आएगा। अगर हम एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं 40% या उससे ज्यादा, यानी कि आप अगर एक विकलांग पर्सन है 40% से ज्यादा या 40%, तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आप कितने परसेंट विकलांग हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस टाइप के विकलांग हैं। अगर आप एक विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपके दादा दादी या नाना नानी में से कोई फ्रीडम फाइटर था, अगर था तो सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको 2% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। अगर कोई आपके घर में नाना नानी दादा दादी फ्रीडम फाइटर नहीं था तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या पीएसयू या बैंक में कभी काम किए हैं, अगर किए हैं इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब आपने कब छोड़ा है उसका डेट बताएंगे, टोटल सर्विस खुद कैलकुलेट कर लेगा और फिर यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में काम किए हैं उसका नेम बताएंगे। अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट्स नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे, ये सब यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप करंट में BRLPS में जॉब करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय यानी कि पहले कभी BRLPS में काम किए हैं और फिर छोड़ दिए हैं, इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस नो में करके बताएंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको जो है ना BRLPS में कभी डिसिप्लिन के कारण आपको टर्मिनेट किया गया है, अगर इस टाइप से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जो है ना अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है, यानी कि एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करें तो यानी कि पत्राचार का पता, यहाँ पे आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं तो एड्रेस लाइन 1 है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वार्ड नंबर या विलेज पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है तो कंट्री में एक ही ऑप्शन आएगा इंडिया का, तो आप यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि उस राज्य में आप किस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन कोड फिल कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, यानी कि परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता, जहाँ की आप अस्थायी निवासी हैं वो, और जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो सिंपली आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। हालांकि ज्यादातर कैंडिडेट्स का दोनों एड्रेस सेम होता है तो इसलिए आप दोनों एड्रेस सेम फिल कीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जो है ना क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में अपना डिटेल्स फिल करना है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको जो है ना मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करना है, जिसमें यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अपना 10th क्लास का पढ़ाई किए हैं तो आप यहाँ पे BSc भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखिएगा तो जो कि आपके मार्कशीट पे होगा या एडमिट कार्ड पे, वहां से आप देख के लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज या मार्क्स या CGPA में बताना है कि आप किस सिस्टम से पास किए हैं, तो ज्यादातर बिहार बोर्ड वाले परसेंटेज से पास करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। मार्क ऑब्टेंट बोला गया है, यानी कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 10th में 341 नंबर प्राप्त हुआ है
और मैं 500 का एग्जाम दिया हूं, इस टाइप से फील करते ही परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा कि किस साल आपने जो है ना 10th क्लास पास किया है। फिर यहाँ पे डिवीजन बताना होगा, तो अगर आपका 60% से ज्यादा नंबर है तो आप फर्स्ट डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा, 60% से कम और 45% से ज्यादा नंबर है तो आप सेकंड डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा, 45% से कम और 30% से ज्यादा नंबर है तो आप थर्ड डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा। इस टाइप से आप अपना डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका 10th का डिटेल्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का जानकारी ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे स्कूल का नेम फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि 12th में आर्ट साइंस कॉमर्स यही सब स्ट्रीम से पढ़ाई होता है, तो आपका स्ट्रीम जो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड में आपको बताना है कि आप किस सिस्टम से अपना 12th क्लास पास किए हैं, तो मैं परसेंटेज से पास किया हूँ, परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट बताना है कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है आपके 12th क्लास में, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आप कितने नंबर का एग्जाम दिए हैं। इस टाइप से फिल करते ही परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है। तो डिवीजन के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि किस टाइप से आप डिवीजन अपना डिसाइड कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिग्री पूछा गया है, जो कि पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। तो इसमें आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पासेड फ्रॉम यानी कि किस इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है उसका नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बताएंगे। अब जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बीबीए बीसीए कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है ना अपना इंस्टीट्यूट का नेम बता देना है और सब्जेक्ट में जो है ना आप अपने जैसे स्पेशलाइजेशन का नाम बता दीजिएगा, बीबीए किए हैं या बीसीए किए हैं, या कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बीए ऑनर्स करते हैं या बीएससी ऑनर्स करते हैं या बीकॉम ऑनर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स ऑनर्स से, तो मैं यहाँ पे बीएससी लिख दूंगा और उसके बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स लिख दूंगा। इस टाइप से आपको अपने सब्जेक्ट का नाम बता देना है। फिर यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस साल आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए ग्रेड में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट बताना है कि कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है। मार्क ऑब्टेंट बताने के बाद फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स बताना है। तो ज्यादातर बिहार में जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन करते हैं बीए बीकॉम बीएससी वाले, उनका जो है ना 800 नंबर का एग्जाम होता है। तो इस टाइप से आप फिल कर दीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है तो उसका आप जानकारी दीजिए, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सबसे लास्ट यानी कि डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको आप एडिशनल में अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है ना अपलोड योर अदर हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपलोड पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप पैन कार्ड का जानकारी दे रहे हैं तो आपको पैन कार्ड का अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप वोटर आईडी कार्ड का जानकारी दे रहे हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का जानकारी दे रहे हैं तो आपको वो भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी आप अपलोड कीजिएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात करें तो सबसे पहले जो फोटो आपको अपलोड करना है वो बताया गया है कि 50 KB से लेकर 80 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए और इसका डायमेंशन जो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। बताया गया है कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर में होना चाहिए और यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी में से किसी एक फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। इस टाइप से आप फोटो अपलोड करेंगे। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि
50 केबी से लेकर 80 केबी के बीच में आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो इसको बताया गया है कि आपको जो है ना 100 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में जेपीईजी या जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आपको अपने पोस्ट और क्वालिफिकेशन के अनुसार जितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर लीजिएगा और सबके बगल में व्यू का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर करके अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार नहीं देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद नीचे आप आइएगा और आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फी दिखाएगा। जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मुझे 800 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन वाले मेथड को चूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है इन सब डिक्लेरेशन बॉक्स को मैं टिक करूंगा। सभी डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप अपने सभी डिटेल्स को एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपके द्वारा फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नीचे ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करने का मेथड आएगा जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके लिए सबसे आसान मेथड यूपीआई रहेगा। तो आप यूपीआई को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यूपीआई में 2 ऑप्शन आएगा, तो आप यूपीआई क्यूआर को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। जैसे कि आप दुकान में शॉपिंग करने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करके अपना बिल पे करते हैं, उसी टाइप से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना एप्लीकेशन फी पे कीजिएगा। एप्लीकेशन फी पे करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लीजिएगा। इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जो बिहार के जीविका में बहुत बढ़िया 2700 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।